एक कंसेप्ट आया था कि हम अफोर्डेबल एयर ट्रेवल लोगों को मुहैया कराएंगे जो कम लागत की होगी। दुकान पर ग्राहकों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता था ये मानते हुए कि वो सब्सिडाइज फूड लेने आ रहे हैं, वो डिप्राइव्ड है, गरीब है, कमोबेश वही माइंडसेट इंडिगो ने डेवलप किया इंडियन लोगों के बारे में, इंडियन एयर ट्रेवल्स के बारे में। जो ये वर्तमान समस्या है इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या इंडिगो की आर्थिक समस्या है, या इंडिगो के स्टाफ की कमी है, या उनके प्रबंधन में कोई गड़बड़ी है? पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है, आप उसकी पूरी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्टाफ जो आपका काम कर रहा है उसके कंफर्ट डिस्कम्फर्ट के बारे में आप इनसेंसिबल हैं। शायद ये इनकी सोच होगी कि हम मौके पर आर्म ट्विस्ट करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे और सरकार मेरे सामने झुक जाएगी। और इनका जो टाइमिंग था, आप जरा ये देखिए टाइमिंग, उस समय इंटरनेशनल मीडिया पूरा इंडिया में था, चूंकि पुतिन साहब इंडिया में थे, एग्जैक्टली उस समय अराजकता शुरू हुई। इस समस्या में सरकार की क्या भूमिका है और जो इसकी नियामक संस्था डीजीसीए है उसकी क्या भूमिका है इसमें? पिछले 2-3 दशक में कई एयरलाइंस बंद हो चुके हैं, तो भारतीय हवाई यात्रा में कंपटीशन बहुत कम हो गया है। तो इस समय वर्तमान में कितने एयरलाइंस हैं, उनकी क्या भागीदारी है, क्या वर्तमान स्थिति है? अभी 1 साल पहले की बात है, कुंभ मेले के समय पता चला कि बनारस और इलाहाबाद, लखनऊ, प्रयाग इस तरह के इलाके में आने वाले एयर फेयर 1-1 लाख रुपए तक, 80,000। क्या मतलब है ये तो बिल्कुल शोषण है भाई। उस समय आपको पैसेंजर ज्यादा मिल रहे हैं, आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, आप फ्लाइट बढ़ा करके पैसा कमाओ ना। कि आप किसी की जरूरत के नाम पर आप उसका शोषण करोगे। भाड़ा 12,000 था, अभी आप 72,000 मांग रहे हैं। मुंबई से बनारस आने का भाड़ा 60,000 रुपए, बंगलोर से प्रयागराज आने का भाड़ा 80,000 रुपए मांग रहे हैं। कल ही परसों दिल्ली में आमतौर पर जो होटल एयरपोर्ट के आसपास 5,000 6,000 रुपए में कमरे देते थे, कल 72,000 रुपए में पैसेंजर ने कमरा लिया। तो इस तरह की समस्या के लिए क्या समाधान, आपका क्या सुझाव हो सकता है जो जिस पर सरकार ध्यान दे? एयर ट्रेवल्स में सुरक्षा के जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल्स हैं, यदि वो सही हैं तो इंडिया में उसको अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए मेरे जिंदगी का मूल्य कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम से मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय हवाई यात्रा में अराजकता। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इंडिगो की लगभग अब तक 5,000 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, जिससे कि यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। किसी को शादी में जाना है, किसी के घर में कोई बीमार है उसको देखने जाना है, किसी को परीक्षा देना है, किसी के घर में कोई गमी पड़ गई है वहां जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हवाई यात्रा कुछ लोग तो सुविधा के लिए करते हैं, समय बचत के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भी करते हैं। और वह यात्रा इस समय बहुत संकटपूर्ण हो गया है, क्योंकि इंडिगो ने, जिसका बहुत बड़ा शेयर है भारतीय एयरलाइंस में, और उसके कई फ्लाइटों के निरस्त हो जाने से आज ये संकट खड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय हवाई यात्रा में अराजकता। यह एक तरह से अराजकता ही है। तो हम श्री M.K. पांडे जी से बात करेंगे, जो इसके बहुत विशेषज्ञ हैं और भारतीय जो एयरलाइंस है उसके बारे में इनका अच्छा अध्ययन है। तो श्री M.K. पांडे जी का आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। श्री M.K. पांडे जी, धन्यवाद सर। और आप आए, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल हो जाने से यात्रियों में बहुत बड़ी एक समस्या यात्रियों के लिए हो गई है। कहीं आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिसको जल्द पहुंचना है वो बहुत देर से पहुंच रहा है। तो इस समस्या में इंडिगो की क्या भूमिका है? धन्यवाद पाठक जी। ये जो वर्तमान मुद्दा है ये इतना ज्वलंत मुद्दा है जिस पर जितनी भी चर्चा की जाए उतना कम है। इसमें यदि हम लोग इतिहास को ध्यान में रखते हुए कहा जाए तो भारत में एक कंसेप्ट आया था कि हम अफोर्डेबल एयर ट्रेवल लोगों को मुहैया कराएंगे जो कम लागत की होगी, और उसी के तत्व मतलब कंसेप्ट में, उसी के परव्यू में इंडिगो की शुरुआत हुई थी सन 2006 में।
बहुत पुरानी बात नहीं, 17-18 साल पुरानी बात है, इंडिगो की शुरुआत हुई थी। कुछ परिस्थितियां ऐसे आगे डेवलप हुई कि आज की तारीख में इंडियन एविएशन सेक्टर में इंडिगो की भागीदारी करीब 65% या उससे ज्यादा है। बहुत बड़ी भागीदारी है। भारत में करीब पिछले साल 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एयर ट्रेवल किया। 11 करोड़ बहुत देशों की टोटल आबादी भी नहीं है, तो भारत जैसे देश में 11 करोड़ लोगों ने हवाई यात्राएं की। अब जैसा अभी आपने कहा कि बहुत लोगों की मजबूरी में ही यात्रा करनी पड़ती है, कुछ लोग अपने व्यवसायिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कम समय मतलब समय बचाने के लिए यात्रा करते हैं, बहुत लोगों की इसकी जरूरत होती है। अब इंडिगो का चूंकि मार्केट शेयर 65% से ज्यादा है, तो अब यदि 65% के शेयर वाला एयरलाइंस एकदम बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि इस तरह की स्थिति बिल्कुल मैं इसको कह सकता हूं ये अशोभनीय है, ये आपराधिक है। मैं तो इसको आपराधिक भी कहने की हिम्मत करता हूं कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो, तो ये अराजकता होनी थी। और ये इसको थोड़ा सा और भी ऐसे हम लोग यदि समझ लें कि ये जो जितनी चीज, भले जब इंडिया में अफोर्डेबल एयरलाइंस की बात हो रही थी, अफोर्डेबल एयर ट्रेवल की बात हुई थी, उसमें कतई सरकार या एयरलाइंस कोई सब्सिडी नहीं दे रही थी। दे आर चार्जिंग द मार्केट ड्रिवन फेयर फ्रॉम द पैसेंजर्स। और आप लोगों को याद होगा कि ये जब अफोर्डेबल एयरलाइंस की बात हुई थी, अफोर्डेबल एयर ट्रेवल की बात हुई थी, तो पहले जो एयरलाइंस में हॉस्पिटैलिटी के नाम पर रिफ्रेशमेंट या कुछ इस तरह की चीजें जो ऑन बोर्ड सर्व की जाती थी, उसको इन लोगों ने बंद कर लिया। तो सुविधाएं कम की, फेयर कम किया, बट फेयर में कहीं गवर्नमेंट का या एयरलाइंस की कोई सब्सिडी तो थी नहीं। मार्केट फोर्सेस के हिसाब से फेयर डिसाइड हो रहे थे, उसमें मार्केट फोर्सेस में एयरलाइंस के प्रॉफिट भी शामिल है। तो फिर इसको काहे के लिए अफोर्डेबल कहा गया? अब चूंकि इसको सस्ती हवाई यात्रा का दिया गया, तो मैं तो कहता हूं कहीं ना कहीं इंडिगो के दिमाग में वैसी बात आ गई जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के राशन की दुकान वाले ग्राहक हों, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पर दुकान पर ग्राहकों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता था, ये मानते हुए कि वो सब्सिडाइज फूड लेने आ रहे हैं, वो डिप्राइव्ड है, गरीब है, कमोबेश वही माइंडसेट इंडिगो ने डेवलप किया इंडियन लोगों के बारे में, इंडियन एयर ट्रेवल्स के बारे में, जिसको तो मैं डेरोगेटरी कहता हूं। और 65% मार्केट शेयर होने के नाते मैं तो कहता हूं कि ये सरकार की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। इसने जानबूझ करके ऐसी परिस्थिति पैदा की कि सरकार को झुकाया जा सके। और ये जो अभी वर्तमान स्थिति थी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। 2 साल पहले से इन लोगों को बताया गया था कुछ सर्टेन सुधार करने के लिए, और वो सुधार कुछ भी नहीं था पैसेंजर की और एयरलाइंस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सस्ता एयर ट्रेवल किसी की सेफ्टी की कीमत पर तो नहीं हो रहा था, और 2 साल से टाइम दिया गया था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सुरक्षा के कायदे कानून पालन किए जाते हैं, मेनली जो क्रू मेंबर और पायलट्स को लेकर के, चूंकि दुर्घटनाएं या कुछ मिसहैपनिंग्स में पायलट और क्रू मेंबर की भी भूमिका होती है, उनकी फैटिग की भूमिका होती है। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पायलट्स की और क्रू मेंबर की जो ड्यूटी करने के जो मानदंड है, कुछ उसी को भारत में लागू करने की बात हो रही थी। और ये रातों रात इंप्लीमेंट करने की बात नहीं थी, इसके लिए 2 साल का समय दिया गया था एयरलाइंस को। तो इंडिगो के पास में 2 साल का पीरियड था, 2 साल में इंडिगो ने कुछ नहीं किया, और आज आकर के आर्म ट्विस्टिंग हो रही है कि सरकार अपने इसमें हमको और रियायत दे। और इसमें शायद इंडिगो कुछ हद तक सफल भी हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उस पर एक्शन लेने के बजाय उसको फरवरी 26 तक के लिए एक्सटेंशन दे रहा है। जो एयरलाइंस ने पिछले 2 साल में अपने कंप्लायंस को पूरा नहीं किया, उसकी क्या गारंटी कि अगले 3 महीने में कंप्लायंस पूरा हो जाएगा? तो इस पूरी की पूरी समस्या का एकमात्र यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इंडिगो की है। और इसके लिए सरकार की ओर से जो रेगुलेटर है, डीजीसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि दिया गया था इंडिगो को, तो हर टाइम टू टाइम सरकार को भी मालूम है, डीजीसीए को भी मालूम है कि 65% का मार्केट शेयर लेकर के कंपनी बैठी है। टाइम टू टाइम उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं लिया गया कि आपको 2 साल का जो समय दिया गया है उसको पूरा करने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट थे, आपने क्वार्टरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर कितना अचीव किया है?
इनके बोर्ड की मीटिंग में जो इंडिगो के बोर्ड्स हैं, उनमें जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनसे बोर्ड्स की मिनट मांगे जाने चाहिए कि आपने इस दिशा में क्या कदम उठाया। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। इसमें इंडिगो के साथ साथ जो रेगुलेटर्स हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल दरकिनार नहीं हो सकते हैं, उनकी भी भागीदारी इसमें मेरा मानना है। जो ये वर्तमान समस्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या इंडिगो की आर्थिक समस्या है, या इंडिगो के स्टाफ की कमी है, या उनके प्रबंधन में कोई गड़बड़ी है, या कोई और अन्य कारण है? क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, मुख्यतः स्टाफ के पैसेंजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको एक ये गाइडलाइंस दिया गया था। वो गाइडलाइंस कुछ नहीं था, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का था कि फ्लाइट ड्यूटी का टाइम कितना एक पायलट को होना चाहिए। पहले पायलट्स को हफ्ते में 36 घंटे की ब्रेक मिलता था, इसको इन्होंने कहा कि 48 घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए, और नाइट लैंडिंग मैक्सिमम 2 होनी चाहिए एक वीक में। और दूसरा, एक तरह से कहा जाए तो कुछ भी नहीं था। नाइट की परिभाषा केवल 1 घंटे बढ़ाई गई, 12 बजे से लेकर 5 बजे पहले था, जो अब बढ़ा के 12 बजे से 6 बजे किया गया। केवल इतना ही हुआ था। ये डीजीसीए की ओर से गाइडलाइंस इनको दिया गया था चेंज करने के लिए। अब रही इंडिगो के हेल्थ की बात, तो इंडिगो का फाइनेंशियल हेल्थ कोई खराब नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनके पास करीब 7,300 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, मतलब वो ऑपरेशनल नहीं, नेट प्रॉफिट 7,200-300 करोड़ के आसपास के उनके प्रॉफिट था। इवन करंट फाइनेंशियल ईयर के जून क्वार्टर में भी इसका करीब 2,200 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो कहीं कमी नहीं है, मतलब पैसा तो है इनके पास। इनको आज की तारीख में करीब इनके पास 2400 पायलट हैं और करीब 2200 को पायलट या फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, तो करीब 5000 का वो स्ट्रेंथ है। इस कंप्लायंस को लागू करने के लिए इनको 1200 के आसपास 1200 एडिशनल पायलट्स की रिक्रूटमेंट की जरूरत थी ओवर द पीरियड ऑफ 2 years, जो इन्होंने नहीं किया। फाइनेंशियल बफर इनके पास है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि इसका कारण यह है, जो कैपिटलिस्टिक सोच है, एक्सप्लॉइट द पैसेंजर्स फॉर योर बेनिफिट। आज की तारीख में या किसी भी समय में धन कमाना, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट ए क्राइम। वेल्थ क्रिएट करना हर बिजनेसमैन का लेजिटिमेट अधिकार है, लेकिन किसी का शोषण करके नहीं, चाहे अपना स्टाफ हो, चाहे आपका पैसेंजर हो, जो आपका एंड यूजर हो। इनके केस में एंड यूजर है। एंड यूजर की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करके आप प्रॉफिट बढ़ाएं, स्टाफ को एक्सप्लॉइट करके अपना प्रॉफिट बढ़ाएं, ये कैपिटलिस्टिक सोच है। और इस कैपिटलिस्टिक सोच को कहीं से भी सराहा नहीं जा सकता है, बल्कि मैं कहता हूं कि इसकी तो निंदा की जाए तो ज्यादा अच्छा है। भाई, पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है, आप उसकी पूरी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्टाफ जो आपका काम कर रहा है, उसके कंफर्ट डिस्कंफर्ट के बारे में आप इनसेंसिबल हैं। तो इनके पास कारण केवल विल पावर का था, कैपिटलिस्टिक सोच का था, और शायद कहीं ना कहीं इनके मन में यह रहा होगा कि यार हम जैसे चाहेंगे वैसे सरकार को फिर मनवा लेंगे। शायद ये इनकी सोच होगी कि हम मौके पर आर्म ट्विस्ट करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे और सरकार मेरे सामने झुक जाएगी। यदि सरकार झुक भी जाती है थोड़ी देर के लिए, मान ली, जिसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन पैसेंजर की सेफ्टी का क्या होगा? चाहे वो इंटरनेशनल पैसेंजर हो या डोमेस्टिक पैसेंजर हो, सबकी लाइफ अपने परिवार के लिए उतनी कीमती है। और इनका जो टाइमिंग था, आप जरा ये देखिए टाइमिंग, उस समय इंटरनेशनल मीडिया पूरा इंडिया में था, चूंकि पुतिन साहब इंडिया में थे। एग्जैक्टली उस समय यह अराजकता शुरू हुई, उसी समय का पीरियड था। आज आपने देखा होगा कि फॉरेनर अपने कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए वाराणसी से दिल्ली बस से जा रहे हैं, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है। हमारा जो इंडिया का जो एक रेपुटेशन है, मेक इन इंडिया, स्ट्रॉन्गर इंडिया, स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट, डेवलप्ड इंडिया, उसके बारे में तो ये बिल्कुल, उस पर तो एकदम, उसको तो बुलडोज करने वाली बात है ना। आज हमारे देश में जो इन्वेस्टर आने वाले हैं, जिनकी हम लोग FDI की उम्मीद कर बैठे हैं, उनके दिमाग में इसकी छवि क्या जाने वाली है? यदि इंडिगो या हमारा रेगुलेटर उसके बारे में सोचे होते तो 2 साल का पीरियड बहुत पर्याप्त होता है। यदि एक्शन टेकन रिपोर्ट हर क्वार्टरली मीटिंग का, हर बोर्ड मीटिंग का लिया गया होता और हर स्टेट पर एक्शन इनिशिएट किया गया होता, तो एक बैग आ जाकर के ये सिचुएशन खड़ी नहीं होती। और जैसी की स्थिति है, जितने 4000-5000 फ्लाइट कैंसिल हुए हैं, इनको 100% नॉर्मलसी लाना इतना आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं है, काफी समय लगेगा।
तो इस एयर संकट से उबरने के लिए या इस समस्या में सरकार की क्या भूमिका है और जो इसकी नियामक संस्था डीजीसीए है उसकी क्या भूमिका है इसमें? इनकी जो भूमिका होनी चाहिए तो वो इन्होंने नहीं किया। अब तो मतलब एक तरह से कहा जाए समस्या सामने आ पड़ी है, हजारों लाखों कह सकते हैं, बल्कि यदि सब अफेक्टेड लोगों की जोड़ लें तो संख्या करोड़ में पहुंच जाएगी। जो ट्रेवल कर रहा है तो किसी की शादी, अभी हम लोगों ने देखा कि किसी का वो रिसेप्शन था, दूल्हा दुल्हन अलग अलग से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिसेप्शन हो रहा है। तो ऐसी अराजकता तो पैदा हो चुकी और इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी अपने देश के ऊपर और एयरलाइंस के ऊपर भी पड़ा है। यदि समय पर एकमात्र ये डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अपने काम को केवल ये करते, ये सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए, इस एयरलाइंस की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए 2 साल में हर क्वार्टरली उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट यदि लिया गया होता और यदि सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वहीं पर इनको एक्शन इनिशिएट करना चाहिए था, और ताकि इस लेवल पर आकर के ये बिल्कुल एकदम जो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा है, इस ज्वालामुखी को अब आज की डेट में पहली बात तो सरकार को हर हालत में इंडिगो को कंपेल करना चाहिए कि जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे एक एयरलाइंस में वेट लीज का कंसेप्ट चलता है, इनको मजबूर करे कि वेट लीज मेथड को अडॉप्ट करें। वेट लीज जानने के लिए मैं कह दूं कि जो विमान हायर किया जाएगा वो विमान का क्रू मेंबर, पायलट सब उसका होगा, इनको पेमेंट करना होगा, मतलब इनको रेडी टू फ्लाई विमान मिलेंगे। तो मैक्सिमम वेट लीज वाले एयरक्राफ्ट को ले आए और जितनी जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक रूट पर जिनके फ्लाइट कैंसिल हुए हैं उसको इमीडिएट स्टार्ट करें विदाउट लुकिंग फॉर देयर प्रॉफिट एंड एवरीथिंग, बिकॉज लोगों की लाइफ, लोगों का कन्वीनियंस और लोगों का कॉन्फिडेंस, खास करके इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस कि कोई मौद्रिक वैल्यू नहीं है वो दैट कैन कॉज ए हैमॉक। यदि हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है हमारे देश के बारे में, हमारे देश के एविएशन के बारे में, तो इसकी कीमत पैसों में नहीं मूल्यांकन किया जा सकता है। इमीडिएट हर हालत में इसको डीजीसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, इंडिगो के बोर्ड को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए। और ये सारे के सारे वेट लिस्ट, जैसे मैंने कहा, जो ट्रेंड पायलट्स कहां से मिलेंगे, पायलट्स हायर करें, वेट लिस्ट फैसिलिटी में जाएं और अधिक से अधिक फ्लाइट को जितनी जल्दी हो सके उसको रेगुलराइज करें। यही एकमात्र इसका सोल्यूशन है और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल पीरियोडिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पीरियोडिक मॉनिटरिंग वो वीकली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, और सरकार जो गाइडलाइंस डिसाइड करती है उसका कंप्लायंस इनको मंथली टारगेट देकर के मॉनिटर करना होगा, ताकि ऐसी स्थिति फिर से इसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये तो बात सही है, लेकिन ये बताइए कि पिछले 2-3 दशक में कई एयरलाइंस बंद हो चुके हैं, तो भारतीय हवाई यात्रा में कंपटीशन बहुत कम हो गया है। तो इस समय वर्तमान में कितने एयरलाइंस हैं, उनकी क्या भागीदारी है, क्या वर्तमान स्थिति है? ये आप बिल्कुल सही कहे, जैसे बहुत से महत्वपूर्ण एयरलाइंस बंद हो गए, लेकिन एयर ट्रैवलर कम नहीं हुए। नहीं, ट्रैवल और बढ़ते चले गए जी। बढ़ते चले जाने से हुआ है कि आज इंडिगो का मार्केट शेयर 65%। यदि भारत में 100 लोग उड़ रहे हैं तो 65 इंडिगो में उड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा। और जो टाटा ग्रुप का एयर इंडिया का है उनका है करीब 27%। तो 65 और 27 ये दोनों को जो है तो 92% ये डुओपोली नहीं लोगों की है। बाकी 8% में जिसको जोड़ लीजिए आकाशा है, स्पाइस जेट है, वगैरह वगैरह वगैरह। आकाशा का 4-5% का मार्केट शेयर है, बहुत कम है। तो इतना इनके पास शेयर है, और ये इनका मार्केट शेयर बढ़ने का कारण ये कि उन एयरलाइंस बंद हो गई हुआ, और आज इनकी एयर ट्रैवल लगभग एक जरूरत सी बन गई है। हर कोई ट्रैवल कर रहा है। सरकार के जो इनिशिएटिव था उड़ान योजना का, उसका लोगों को फायदा भी मिला है, लोग एयर ट्रैवल्स की ओर जा भी रहे हैं, और शायद ही कोई ऐसा रूट है जिस पर कि एयरक्राफ्ट एम्प्टी जा रहा हो। हमेशा लगभग सीट फुल करके ही ट्रैवलिंग हो रही है। तो इनका मार्केट शेयर तो ये है, इन्हीं दोनों को मिलाकर के 92% है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये डुओपोली की वजह से ये
टर्म डिक्टेट करने की स्थिति में है, कंपटीशन का अभाव हो गया है। ये दोनों मिलकर के जब जो चाहे उतना प्राइस तय कर दें। दर्शकों को याद होगा, अभी 1 साल पहले की बात है, कुंभ मेले के समय पता चला कि बनारस और इलाहाबाद, लखनऊ, प्रयाग इस तरह के इलाके में आने वाले एयर फेयर 1-1 लाख रुपए तक 80,000। क्या मतलब है ये तो बिल्कुल शोषण है भाई। उस समय आपको पैसेंजर ज्यादा मिल रहे हैं, आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, आप फ्लाइट बढ़ा करके पैसा कमाओ ना। कि आप किसी की जरूरत के नाम पर आप उसका शोषण करोगे। भाड़ा 12,000 था, अभी आप 72,000 मांग रहे हो। तो ये जो वाली जो है, ये मोनोपोली या डुओपोली होने की वजह से ये हो रहा है। शायद मार्केट शेयर ज्यादा होता और इसमें प्लेयर्स ज्यादा होते तो शायद ऐसी स्थिति प्राइस पर अनियंत्रित जो एस्केलेशन होता है उस पर कहीं थोड़ी रोक लग सकती है। और फिर इस स्तर पर मैं जरूर कहना चाहूंगा भारत सरकार को, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, इस तरह से एयरलाइंस को नहीं छोड़ा जा सकता है कि जब जो मन करे उतना भाड़ा चार्ज करो। मुंबई से बनारस आने का भाड़ा 60,000 रुपए, बंगलोर से प्रयागराज आने का भाड़ा 80,000 रुपए। व्हाट डज इट मीन भाई? आप जो रेगुलर फेयर लेते हो उसमें भी तो आपका मार्केट ड्रिवन है ना, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट और आपका प्रॉफिट फैक्टर है। तो 20,000 को बढ़ा के 80,000 करने का मतलब क्या होता है? ये तो बिल्कुल किसी की मजबूरी का और आपके मजबूत स्थिति का शोषण का एक प्रभाव है कि आप उसको शोषित कर रहे हो। तो सरकार को इस तरह की चीजों पर आम जनता के हित में जरूर कुछ सोचना चाहिए और रोक लगानी चाहिए कि इतने से ज्यादा फेयर हो ही नहीं सकता। नहीं, जैसा कि सरकार ने लगाया भी है, अभी फिलहाल 500 किलोमीटर पर इतने रहेंगे। लेकिन फिर भी सर वो रिजनेबल, मतलब उसमें भी होना चाहिए भाई। जो रोज आप फेयर लेते हैं तो क्या आप वो एयरलाइंस घाटे में चल रही थी, तब भी आप प्रॉफिट में आ रहे थे। इसका मतलब जो आपका रेगुलर फेयर है उस रेगुलर फेयर पर भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अभी मजबूरी में आप अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए लोगों का शोषण करोगे। अभी हाल फिलहाल की बात है, इसी सोच पर कल ही परसों दिल्ली में आमतौर पर जो होटल एयरपोर्ट के आसपास 5,000-6,000 रुपए में कमरे देते थे, कल 72,000 रुपए में पैसेंजर ने कमरा लिया। व्हाट डज इट मीन? ये तो शोषण है। तो इस तरह की चीजों पर एक बार जरूर नियंत्रण होना चाहिए और देखा जाना चाहिए। तो इस तरह की समस्या के लिए क्या समाधान, आपका क्या सुझाव हो सकता है जो जिस पर सरकार ध्यान दे, जो भविष्य में इस तरह का संकट ना आने पाए? सरकार को सबसे पहले जो सरकार का दायित्व है, अपनी जनता का सुख सुविधा का ख्याल करना। तो जनता का सुख सुविधा क्या है? सुरक्षा तो है ना। एयर ट्रेवल्स में सुरक्षा के जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल्स हैं, यदि वो सही हैं तो इंडिया में उसको अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम इंडिया में रहते हैं इसलिए मेरे जिंदगी का मूल्य कम नहीं है। सबको अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी का मूल्य उतना ही है। तो सिक्योरिटी के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी का जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए वो सरकार इंश्योर कराए। और इंश्योर करने के लिए चूंकि सरकार अपना एयरलाइंस नहीं चला रही है लेकिन रेगुलेटर सरकार है, तो जितने भी एयरलाइंस हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उन पर ये निश्चित करें कि वो सारे के सारे लेवल 1 के सिक्योरिटी फीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। नंबर 2, अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन रोका जाए। ये जब मैंने डायनेमिक फेयर के नाम पर आपने ऐसा स्पाइक कर दिया जिसमें कि समटाइम्स ऐसा लगता है कि लोगों को बिल्कुल एक फीलिंग आती है वो वाला कि हम मजबूर हैं तो हमसे कोई उसका मेरा शोषण कर रहा है। और आमतौर पर व्यापार के लिए मोनोपोली अच्छा नहीं माना जाता है कहीं भी। एयरलाइंस की संख्या यदि बढ़ती है इसमें कहीं से तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। यदि एयरलाइंस की संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो हो सकता है थोड़ी बेहतर सेवा लोगों को मिल सके। और जो कंप्लायंस है वो कंप्लायंस इन लेटर एंड स्पिरिट होना चाहिए। कभी कभी, हालांकि पता नहीं मैं ये कह रहा हूं गलत है या सही, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये डाटा आना चाहिए कि डीजीसीए से रिलेटेड कितने लोग एयरलाइंस में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से रिलेटेड लोग किस एयरलाइंस में कितना काम कर रहे हैं। कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है? आखिरकार कोई भी एयरलाइंस यदि बिजनेस कर रहा है अपने देश में तो वो सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यदि कंट्रोल सरकार के पास है, आज सरकार लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। तो इतने जिसके पास है उसके साथ भी आंख उसको दिखलाया जा रहा है, उसकी आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसको इंटरनल कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार चलो ऐसा तो चलेगा, हम कर लेंगे। आज इससे भारतीय एविएशन की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। जो हम लोग जितनी असुविधाएं झेल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल
हम लोग मतलब आम जनता के ऊपर इसका खामियाजा इंडिगो को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, हर हालत में, रेपुटेशन का और फाइनेंस का। अभी आपने देखा हो करीब 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका रातों रात घटा। इनके डीजीसीए के रूल के हिसाब से एवरी फ्लाइट में एवरी पैसेंजर इज इंटाइटल्ड फॉर 5,000 से 10,000 रुपए का इनकन्वीनियंस के लिए क्लेम करने का। उसके बाद बैगेज का, उसके बाद और जो इनके रिफंड का, उसके बाद यदि कंज्यूमर फोरम में गया तो यदि कुछ पेनल्टी इंपोज होती है तो ये सारा कुछ कॉस्ट अल्टीमेटली आएगा, पे करना पड़ेगा इंडिगो को। नंबर जो रेपुटेशनल लॉस होगा इनका, इनके जो पैसेंजर्स दूसरी ओर जो शिफ्ट होंगे वो एक अलग इशू है। इनकी वजह से, इस कयोस की वजह से आज आप देख लीजिए बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं जिन पर इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ा। टूरिज्म का, होटल मतलब टूरिज्म से मेरा मतलब जो होटल वाले हैं जिनकी बुकिंग थी सारी बुकिंग कैंसिल हुई, उससे रिलेटेड और जितने थे ट्रैवल वाले, रेस्टोरेंट वाले वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत से लोगों के बिजनेस कैंसिल मतलब चेंज हो गए। इन सारी चीजों को यदि इन टोटलिटी मिलाया जाए तो इट इज ह्यूज फाइनेंशियल लॉस टू द कंट्री एंड रेपुटेशन टू द कंट्री एंड एट द सेम टाइम टू द एयरलाइंस ऑल्सो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, भारतीय हवाई यात्रा में अराजकता की जो स्थिति बनी हुई है उस पर आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है इसके संबंधित आपको जानकारी मिली होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी स्टूडियो में आने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्ञानवर्धन किया। धन्यवाद। धन्यवाद।